हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा फोर्थ लेक्चर है। आज हम रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और बाय एरो डायग्राम से समझेंगे। आज हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन को भी समझेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट को समझेंगे और इनवर्स ऑफ ए रिलेशन निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप प्लीज़ मेरे सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। मैं अपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर किसी कंसेप्ट को समझने में या किसी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराने जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। इस चैप्टर में हम लोग रिलेशन के बारे में समझेंगे कि दो सेट के बीच में रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं राम, कृष्ण, गणेश एंड लक्ष्मण, और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वासुदेव, दशरथ और शिव। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंडियन मैथोलॉजी के बारे में पता है वो ये जानते हैं कि ये बच्चे हैं और ये उनके फादर्स हैं। तो हमें ये पता है कि सेट ए का रिलेशन क्या है सेट बी के साथ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस रिलेशन को एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे राम के साथ आ जाएंगे दशरथ, कृष्ण के साथ आ जाएंगे वासुदेव, गणेश के साथ आ जाएंगे शिव और लक्ष्मण के साथ आ जाएंगे दशरथ। तो ये क्या, ये हमारा एक सेट है जिसके अंदर हमने रिलेशन को शो किया है। आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में है ना। सभी रिलेशंस को हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है। अब ऑर्डर पेयर कैसे बनाए जाते हैं ये वाली बात हम समझ के आ चुके हैं। हम लोगों ने कार्टियन प्रोडक्ट भी पढ़ा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेट ए के एलिमेंट्स को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें लिखता हूँ राम, कृष्ण, गणेश और लक्ष्मण। ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट को लिख देता हूँ वासुदेव, दशरथ और शिव, यानी मैंने उनके इनिशियल्स को लिख लिया है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो मुझे जो एलिमेंट मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे मुझे आर के साथ वी, आर के साथ डी, आर के साथ एस, के साथ वी, के साथ डी, के साथ एस, जी के साथ वी, जी के साथ डी, जी के साथ एस, एल के साथ वी, एल के साथ डी और एल के साथ एस। तो ये मुझे ऑर्डर पेयर मिले हैं इस तरीके से। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कार्टियन प्रोडक्ट। चलिए एक काम करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सेट आर के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर है या नहीं है। देखिए आर एंड डी, ये रहा आर एंड डी। के एंड वी, कहाँ है के एंड वी, ये रहा के एंड वी। जी एंड एस, जी एंड एस कहाँ लिखा है भाई, ये देखिए ये लिखा जी एंड एस। और एल एंड डी, एल एंड डी ये लिखा हुआ। तो ये वाली बात हम देख रहे हैं कि सेट आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। तो हमने तो समझ लिया कि रिलेशन क्या होता है। अब हम रिलेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मेरे जो दो सेट थे ए और बी वो नॉन एम्प्टी सेट थे। नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होते हैं। देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी देखिए ये मैंने आपको दिखाया था कि जो आर है यानी जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। Thus R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B। तो रिलेशन तभी स्टेब्लिश होगा जबकि जो रिलेशन है हमारा वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए अब हम कुछ नोट्स भी लिख लेते हैं। पहला हमारा नोट है नोट वन कि इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन वॉइड सेट A। नॉन वॉइड का मतलब होता है नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B।
तो आर रिलेशन तभी होगा जबकि नॉन वॉइड सेट ए और नॉन वॉइड सेट के बीच में ये जो एलिमेंट हमारा है ए एंड बी का, यानी ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेट आर का भी एलिमेंट हो। अगर ऐसा है तो हम इस ए और बी के बीच में जो रिलेशन है हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। चलिए अब हम आते हैं नोट नंबर 2 पर। नोट नंबर 2 हमारा कहता है कि इफ ए एंड बी से मिलकर जो हमारा एलिमेंट बना है वो अगर सेट आर के अंदर नहीं है, यानी सेट आर का अगर एलिमेंट नहीं है ये वाला, तो हम इस बात को ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए, इस तरह हम आर को काट देते हैं, और बी, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ए और बी में कोई रिलेशन है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। और अगर हमारे एलिमेंट ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको पढ़ते कैसे हम लोग, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट है मेरे पास बी उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना, और सेट बी में कितने एलिमेंट है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि सेट ए के अंदर एम एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर हमारे एन एलिमेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जो बन सकते हैं वो है 2 रेज m इंटू एन। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। मान लीजिए कि सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट है, तो सेट ए के सेट बी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 रेज 2 इंटू में 3, यानी कि 2 रेज 6, और 2 रेज मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। तो रिलेशन कितने हो गए, ये हो गए 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो टोटल हम 64 रिलेशन बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया है ये वाली बात मैं आपको लिखा देता हूँ, आप इसको नोट करिए कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, एंड ये फाइनाइट सेट होने चाहिए। ठीक है, तो 2 नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 रेज m इंटू एन। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि एक रिलेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन को हम रिप्रेजेंट 3 तरीके से कर सकते हैं। हम रिलेशन को या तो रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और तीसरा तरीका हमारे पास है वो है एरो डायग्राम्स, एरो डायग्राम्स। तो इन 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो हमारा जो पहला तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है ये वाली बात हम चैप्टर सेट्स के अंदर बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर भी रोस्टर फॉर्म को दोबारा समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। देखिए ये वाली बात आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के सेपरेट करके दिखाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर है रिलेशन, इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हम उन ऑर्डर पेयर्स को कॉमा लगा लगा के सेपरेट करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसे देखिए। अब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसको हम रोस्टर फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम द सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 एंड 2 टू द सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 4, 9 एंड 10 बाय द रूल ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो देखिए जब भी हम दो सेट के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई रूल जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेट ए और सेट बी के बीच में हमने जो रिलेशन बनाया है वो भी एक रूल से बनाया था, और रूल ये था कि ये सन है और ये फादर है। तो इनके जो रिलेशन तभी लग पाया जबकि हमने किसी रूल को डिफाइन किया।
अगर हम ए और बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई रूल ना लगाएं तो इतने हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सारे एलिमेंट रिलेशन हो सकते हैं? रिलेशन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट में जो रिलेशन है वो इन एलिमेंट्स के थ्रू है, तो ये सारे एलिमेंट रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई रूल होना जरूरी है। तो अब देखिए सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अगर मैं ए के लिए लूँ -2, अगर मैं ए लेता हूँ -2 और यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूले में, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 4, और 4 यहाँ पर है क्या सेट बी के अंदर? हाँ, सेट बी के अंदर 4 है, तो इसका मतलब ये होगी -2 जो सेट ए का एलिमेंट है वो रिलेटेड है सेट बी का एलिमेंट इस 4 से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए की पुट करूँ -1, तो -1 ए इज इक्वल टू -1, तो क्या जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये कितना होता है, ये तो 1, क्या 1 यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज रिलेटेड टू 1। अच्छा, अब मैं ए के लिए अगर 0 पुट करूँ तो ए इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर 0 है, यानी 0 इज रिलेटेड टू 0। अच्छा, अगर मैं ए के लिए पुट करूँ 1, अगर पुट करता हूँ ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 यहाँ पर है, यानी 1 इज रिलेटेड टू 1। ए इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो क्या 4 यहाँ पर है? हाँ, 4 यहाँ पर है, यानी 2 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट हैं। तो अभी हमने जो रिलेशन देखा है ये वाला, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए कि -2 रिलेटेड है 4 के साथ, -2 रिलेटेड है 4 के साथ, और ये जो -1 है, ये -1 ये रिलेटेड है 1 के साथ, और 0 का रिलेशन है 0 के साथ, और 1 का रिलेशन है 1 के साथ, और 2 का रिलेशन है 4 के साथ, ठीक है। ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे मेथड की, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। हम इस तरीके से भी किसी रिलेशन को शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो हमारा सेट है आर, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने कैसे लिखा है कि ए एंड बी, जो कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है, एंड ए एंड बी सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएट्स ए एंड बी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिलेशन को इस तरीके से शो करते हैं। चलिए हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने रोस्टर फॉर्म के टाइम पर लिया था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए, जिसके एलिमेंट थे -2, -1, 0, 1, 2, टू द सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट थे 0, 1, 4, 9 एंड 10, बाय द रूल कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा रूल था। तो चलिए अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम आर, यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू ए एंड बी आर सच दैट कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड ए एंड बी सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएट ए एंड बी। तो यहाँ पे रूल क्या था, रूल था हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हमने सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप यहाँ पर एक नोट भी लिखिए, और नोट ये है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हम हर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए कि मेरे पास सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक सेट है मेरे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए कि ए बी सी डी, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1a 2b 3c 4d। देखिए अभी जो रिलेशन आपके सामने दिया है वो दिया है रोस्टर फॉर्म के अंदर, लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जाए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच में कौन सा रूल लगाया गया है। हम इसको
लैंग्वेज के तौर पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम इसको सेट फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि हम हमेशा किसी भी रिलेशन को सेट फॉर्म में लिख पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे लेकिन सेट फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की, जिसका नाम है बाय एरो डायग्राम। तो हमने ये समझ लिया कि हम किसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि किसी रिलेशन को हम लोग सेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि किसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी रिलेशन को शो करने के लिए एरो डायग्राम। ठीक है, तो हम आगे से इसी चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। चलिए तो पहले समझते हैं एरो डायग्राम क्या होता है। In order to represent a relation from set A to set B by an arrow diagram, we draw arrow from first component to second component of all order pair belonging to relation R. मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। आपके सामने मैंने बिल्कुल वही एग्जांपल लिया है जो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाया था, जो मैंने आपको सेट बिल्ड फॉर्म में दिखाया था। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरो डायग्राम के लिए भी। और ये हमारा एग्जांपल था कि इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट थे -2, -1, 0, 1 एंड 2 टू द सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 4, 9 एंड 10 बाय द रूल ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो एक काम करते हैं, पहले हम सेट ए के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरा सेट ए जिसके लिए मैंने बनाया वेन डायग्राम, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2। और एक मैंने बनाया सेट बी के लिए वेन डायग्राम जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, वो है 0 है, 1 है, 4 है, 9 है और 10 है। तो रूल क्या, हमारा रूल है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 4। तो मैं इस -2 को रिलेट कर दूंगा इस 4 के साथ, तो मैं यहाँ पर ऐसे एरो लगा दूंगा। ठीक है, तो यही है हमारा एरो डायग्राम। अच्छा, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, वो आएगा +1। तो यानी ये इससे रिलेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एरो लगा दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, 0 का स्क्वायर करना तो वो आएगा 0, तो यानी ये 0 इससे रिलेट हो गया। ठीक है ना, एरो आप लगा दीजिए। आप एरो कहीं भी लगा सकते हैं, आप एरो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। अच्छा, 1 का स्क्वायर कर दो, वो आएगा 1, यानी 1 को मैंने 1 से रिलेट कर दिया। ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर कर दो, वो आएगा 4, यानी ये इससे रिलेट हो गया। ठीक है ना। तो ये है हमारा एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन को शो करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमें समझना है डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में। मैं पहले आपको डेफिनेशन के थ्रू और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझाऊंगा। तो हम पहले बात करेंगे डोमेन की। डोमेन का मतलब होता है कि लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। और डोमेन ऑफ आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम किसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म के थ्रू कैसे शो करते हैं। तो जब हमने सेट ए को सेट बी के साथ रिलेट किया था तो उसकी कंडीशन हमें ये दी हुई थी, और उससे हमने ये वाला रिलेशन अपना स्टैब्लिश किया था। तो हमें इस तरीके से क्या मिले थे, हमें ऑर्डर पेयर मिले थे। तो ये हमारे थे ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर पेयर थे। तो हमारी जो डेफिनेशन है डोमेन की, वो कहती है कि लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू द रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, हम इनको बोलते हैं डोमेन। तो हमारे डोमेन क्या हो जाएंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे ये वाला -2, ये वाला -1, ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 2। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एरो डायग्राम के थ्रू भी रिलेशन समझाया है। एरो डायग्राम के थ्रू जब हम रिलेशन को शो करते हैं तो सेट ए के, तो जो हमारा पहला सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं हम इनको बोलते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं ये, डोमेन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी जो डोमेन होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे -2, ये वाला -1, ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 2। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं रेंज क्या होती है। देखिए, डोमेन जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, और जो रेंज होती है वो होती है सेकंड कंपोनेंट। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। चलिए इस चीज को समझते हैं।
ये जो हमारा रिलेशन था इसके अंदर सेकंड कंपोनेंट कौन से है, वो ये वाला है, सेकंड कंपोनेंट 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 ये वाला है, तो ये हमारे कहलाएंगे रेंज। तो रेंज, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारी 4 हो गई, इसका एलिमेंट हो गया 1, इसका एलिमेंट 0 भी आ जाएगा, इसका एलिमेंट ये 1 आ जाएगा, इसका एलिमेंट ये 4 आ जाएगा। लेकिन हम एक बात समझते हैं और वो ये है कि एक सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यानी हमारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 4, 1 एंड 0। तो हमारी रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारी 4, 1 एंड 0। ऑलराइट, अगर हम एरो डायग्राम में देखें तो रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है 0, 1 एंड 4। ठीक है ना। तो ये जो हमारा सेट है, इस सेट के जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो गए हैं इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रेंज हो गए। तो यहाँ पर रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज आ गई है हमारी 0, 1 एंड 4। ठीक है, 0, 1, 4 लिखिए या आप इसको 4, 1, 0 लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कोडोमेन क्या होते हैं। कोडोमेन कौन होता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो जो सेट बी होता है यानी जो हमारा सेकंड वाला सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब हमने रोस्टर फॉर्म के थ्रू रिलेशन को शो किया था तो हमने सेट ए को सेट बी से रिलेट किया था और ये हमारी कंडीशन थी। तो हमने पहले सेट ए के एलिमेंट लिए हैं, फिर हमने सेट बी के एलिमेंट लिए हैं। तो जो सेट बी है इसके अंदर जो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन। यानी हमारे कोडोमेन क्या हो गए, हमारे कोडोमेन हो गए हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो गए हैं 0, 1, 4, 9 एंड 10। ठीक है, अगर हम एरो डायग्राम के थ्रू समझें तो ये जो हमारा सेट बी है ये हमारा कोडोमेन है, या आपको यहाँ पर जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन है। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गए हमारे, हमारे कोडोमेन हो गए हैं ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 4, ये वाला 9 और ये वाला 10। देखिए जो एलिमेंट एसोसिएट हो गए हैं वो तो कहलाएंगे रेंज, और एलिमेंट एसोसिएट हुए हों या ना हुए हों तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट 9 और 10 एसोसिएट नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी ये कोडोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट भी लिखा है, नोट है हमारा कि डोमेन ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी जो डोमेन होते हैं वो हमारे सेट ए के सबसेट होते हैं और इसके जो रेंज होते हैं वो सबसेट होते हैं सेट बी के। तो ये वाली बात हमने देखी हुई है, जो हमारा सेट है डोमेन वो सेट ए का सबसेट है और जो रेंज हमारा सेट बना है उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे सेट बी के एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑन ए सेट की। रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन द सेट ए। यानी जब हम सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, तो जब मैं सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही करूंगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन ए सेट कहलाएगा। अब जो मेरे पास दो एलिमेंट होंगे ए और बी, वो दोनों ही एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते होंगे, यानी एलिमेंट ए भी सेट ए से बिलोंग करेगा और एलिमेंट बी भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। और इसके लिए जो रूल होगा वो कुछ ना कुछ डिफाइन होगा, तो जो भी रूल हमें डिफाइन होगा अकॉर्डिंगली हम वो वाला काम कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये मान लीजिए कि मैंने इसको इससे एसोसिएट कर दिया, मैंने इसको इससे एसोसिएट कर दिया, मैंने इसको इससे एसोसिएट कर दिया, तो मेरे डोमेन क्या हो जाएंगे, मेरे डोमेन हो जाएंगे 1, 2, 3, है ना। और रेंज क्या हो जाएगी मेरी, रेंज हो जाएगी मेरी 1, 2, 3। और कोडोमेन क्या हो जाएगा मेरा, कोडोमेन को पता ही है कि ये वाला जो सेट होता है इसके एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं, यानी कि 1, 2, 3। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। पहले हम इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन से, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। लेट ए एंड बी टू सेट्स and let R be relation from the set A to set B, then the inverse of R is denoted by R inverse, यानी R की पावर -1 is a relation from B to A and is denoted by R inverse is equal to B and A are such that कि A and B belongs to
रिलेशन आर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको सामने एक एग्जाम्पल लिया था। मेरा एक सेट था ए जिसके अंदर एलिमेंट थे -2, -1, 0, 1 एंड 2, और एक सेट था मेरा बी जिसके अंदर एलिमेंट थे 0, 1, 4, 9 एंड 10, और मुझे दिया होता कि जो ए है वो रिलेटेड है बी के साथ इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया था जिसके अंदर मैंने लिया था ए की वैल्यू जैसे -2, तो -2 का रिलेशन बना था 4 के साथ, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4, -2 का रिलेशन हो गया 4 के साथ। अच्छा, अगर मैं ए की वैल्यू -1 लूँ तो -1 का स्क्वायर होता है +1, यानी -1 का रिलेशन हुआ इस 1 के साथ, और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 0 का रिलेशन हो गया 0 के साथ। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का रिलेशन था 1 के साथ, और 2 का स्क्वायर था 4, तो 2 का रिलेशन था 4 के साथ। ठीक है, ये था मेरा आर। अब हम इस इनवर्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए एक बार फिर से हम डेफिनेशन को समझते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड आर बी रिलेशन। तो ए और बी हमारे दो सेट हैं और ये हमारे रिलेशन है। फ्रॉम द सेट ए टू बी, फ्रॉम द सेट ए टू बी हमने रिलेशन बनाया। देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, तो ये मेरा हो जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, इज रिलेटेड फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड ए। अभी यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर ए टू बी था, यानी पहले ए का एलिमेंट थे फिर बी के एलिमेंट थे। तो अब क्या हो जाएंगे, अब पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर अब ए के एलिमेंट आएंगे। तो इन्वर्स करने से एलिमेंट की जो पोजीशन थी वो चेंज हो जाती है, यानी पहले ये 4 आएगा और फिर ये -2 आएगा, ये वाला पहले 1 आएगा और फिर ये वाला -1 आएगा, ये वाला पहले 0 आएगा और फिर ये वाला 0 आएगा, ये वाला पहले 1 आएगा और फिर ये वाला 1 आएगा, ये वाला पहले 4 आएगा और फिर ये वाला 2 आ जाएगा। देखिए, जैसे ये आपका अगर ए है और ये आपका एलिमेंट बी है, ठीक है, तो क्या हुआ, पहले पहले बी आया है और फिर ए आ रहा है। जब हमने किसी रिलेशन को सेटबिलिटी फॉर्म में दिखाया था तो हमने दिखाया था आर इज इक्वल टू ए एंड बी आर सच दैट कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई थी, यानी हमें यहाँ पे रूल लिखा हुआ था। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा कि बी एंड ए आर सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और फिर यहाँ पर कोई ना कोई रूल होगा, लेकिन लिखने का तरीका ये हो जाएगा, यानी पहले सेट बी के एलिमेंट आएंगे और फिर सेट ए के एलिमेंट आएंगे। ऑलराइट, मुझे पूरा यकीन है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के अलावा जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।